हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमने कुछ क्वेश्चंस हमारे और बाकी रह गए थे। 1 मार्च की जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डी ससोर जो है, डी सॉस्योर, इसका जो है किसके मतलब किससे रिलेटेड है? टेक्निकल कोड से, प्रोफेशन ऑफ साइंस से, वर्बलिज्म से, या मैक्रो जनरलाइजर से? सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है साइंस से। ठीक है, डी ससोर जो है किससे रिलेटेड है? साइंस से। इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्डिनेंड, इनका पूरा नाम है फर्डिनेंड डी सिसोर, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा गया है। ठीक है, और बेसिकली ये किस पे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है। विच आर द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन के क्राइटेरियाज हैं? देखो, पर्सनल बायस थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता कि वो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, तो वन वाला तो बिल्कुल कैंसिल कर लो। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आइडियोलॉजिकल स्लैंट, देखो एक्यूरेसी होना जरूरी है, कंप्रहेंसिव होना जरूरी है, अपने ओपिनियन और फैक्ट्स के बीच में सेपरेशन होना जरूरी है। सो ये टोटली 3 4 5 को इंडिकेट करता है। तो देखो ये इसका आंसर है सी। पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए होता है, एक एडुकेट करने के लिए, अवेयरनेस को रेज करने के लिए। किसके लिए? अबाउट सोशल जो इश्यूज चल रहे हैं हमारी कंट्री में, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीजें होती है, वो पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्रेहेंसिवनेस होना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ अपने ओपिनियन और फैक्ट्स का जो होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहन, फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज हॉट मीडिया। देखो, एक होता है हमारा हॉट मीडिया, एक होता है हमारा कोल्ड मीडिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मार्शल मैकलुहन ने हॉट मीडिया में कंसिडर किया है? सबसे पहले हम इनकी डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। देखो, हॉट मीडिया के अंदर रेडियो, सिनेमा, प्रिंट आया है। ठीक है, और इनके अलावा जो चीजें हैं जैसे कि टेलीफोन वगैरह, वो सब क्या है? कोल्ड मीडिया है। तो अभी हॉट मीडिया में रेडियो, सिनेमा, प्रिंट, ये तो हमारे क्या हो गए? हॉट। आरसीपी। ठीक है, आरसीपी, या फिर पीसीआर लर्न कर लो। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा और अ, कोई भी आर पीसीआर। ठीक है, पीवीआर को पीसीआर समझ लो। इस तरीके से मतलब निमोनिक्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, देयर इज नो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, हॉट मीडिया में पीसीआर, यार पी से क्या था? प्रिंट, सी से सिनेमा, आर से रेडियो, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अब बच्चे टेलीफोन और टेलीविजन, ये दोनों क्या हो गए? इसका मतलब कोल्ड मीडिया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका है कोल्ड मीडिया और हॉट मीडिया के बारे में। कोल्ड मीडिया में आपके आ गया टेलीफोन और आ गया टेलीविजन। ओके, इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो ए मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। इंटरनेट खुद ही एक नेटवर्क होता है, और इसको हम एक मॉडल समझ सकते हैं फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। यस या रॉन्ग? ठीक है, सेकंड देखते हैं, ग्लोबल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट heralded the arrival of the second media age by the end of 20th century. So इसका आंसर इज ए, both the statements are true. तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, और एक दूसरे से मतलब प्रोटोकॉल्स जो है वो पूरे कनेक्ट हो जाते हैं। एक ऐसा मॉडल है फॉर साइबर स्पेस। देखो, इंटरनेट और साइबर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये साइबर स्पेस पे है जिसमें लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, Internet allows for the creation of virtual communities and online social networks which are based on shared interest and common goals. और global interactive technologies जो कि इंटरनेट के द्वारा हेल्प किया, एड मतलब हेल्प, एड मतलब क्या होता है? हेल्पफुल, helpful by the internet arrival for the second media age by the end of the 20th century has transformed the media landscape and ushered in a new era of communication. These technologies have enabled people to create, consume media content in new ways, leading to a proliferation of, इतना इतना डीपली मत जाओ, बस हाँ ये आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि यार ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग। ओके, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2020 वाज, 2020 में मंथली इनकम 65,000 थी, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर उसका जो था वो 45,000 था। यानी कि मंथली सेविंग कितनी हो गई उसकी? 20,000। ठीक है, 2021 में उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो गई 15% से।
और मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 7% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखो 65,000 का 15% इंक्रीज कर दो, 5 5 जो 25, 5 5 6 7, 5 6 30, 6 6 7 8 9, 5 7 9 7 5 0। तो 9750 से इंक्रीज कर दो इसको, 65,000 प्लस 9750, 74,750 रुपीज उसकी 15% मंथली इनकम में इंक्रीज। मंथली एक्सपेंडिचर में 7% इंक्रीज, यानी 45,000 को 7% इंक्रीज करो, 3150 से इसको इंक्रीज कर दो, 45,000 में 3150 ऐड कर दो, 48,150। इनको माइनस करो तो कितना हो गया, 6, 14 में से 1 गया तो 9 10 11 12 13 14, 6, 6 में से 4 गया तो 2, 26600, ठीक है। तो इन अब इतना इसमें जब आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो अब हमारा पहला तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो ये देखो फर्स्ट वाले को 26,600 को 20,000 से करो, और जो फर्स्ट है, जो बेस है 20,000, उससे ये आपका परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है, इनिशियल माइनस नेक्स्ट अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6,600 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके और शॉर्टकट फॉर्मूले भी हो सकते हैं, 33%, ठीक है। ये तो 33% इसका, लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि हम हमेशा हमारा जो दिमाग है वो ट्रिक्स को याद रख पाए। इट इज नॉट कंपल्सरी, तो आप इस तरीके से तो पक्का कर ही सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन में भी यही दे रखा है, ठीक है। 5/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ ए सेकेंड नंबर। 5/9 जो है एक नंबर का, वो कितना इक्वल है, किसके इक्वल है, 25% ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है, अब सपोज करो फर्स्ट सेकेंड 3 नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए थर्ड नंबर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर इज 2960, 2960 थर्ड नंबर की वैल्यू है, और सेकेंड नंबर किसकी इक्वल है, 1/4 ऑफ थर्ड नंबर, यानी 2960 का 1/4 कर दो, 4 6 24, 4 7 28, 1 6 4 4 16, 740 हो गया, ठीक है। और 5/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ सेकेंड नंबर। 5/9 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25%, 740 का 25%, 25 मल्टीप्लाई बाय 74, 4 2 8 9 10, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17, 1850। तो 5/9x इज इक्वल टू 1850, इसको भी 1850, सॉरी 1850। अब x इज इक्वल टू 1850 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए आप 5 को नीचे ले जाओ, 5 3 15 16 18 3 5 5 7 35 0, 370 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, 9 3 27 28 29 30 31 32 33 33 3330। तो ये इसका फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। हाउ मच इज द फर्स्ट नंबर, अभी इसमें देखो, देखो ये फर्स्ट नंबर 333। अब वी नीड टू फाइंड 30% ऑफ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जो है 333, उसका 30% निकाल लो, 99.9। तो ये इसका आंसर कंप्लीट आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थोड़ा बहुत आप भी अपने अपने एंड पर अगर आप सॉल्व करोगे खुद नोटबुक और पेन लेकर, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। A man invested 1/3 of his retirement gratuity at 6% simple interest. 1/3 अपनी जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी है, उसने 6% सिंपल इंटरेस्ट पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। 1/4 ऑफ हिज ग्रेचुटी एट 7% इंटरेस्ट and rest at 8% simple interest. If his annual return on these investment is 7,012.5, find the total number of gratuity invested by the man. देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ये सबको पता है, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि टोटल रिटायरमेंट ग्रेचुटी मैन को मिली है X, अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट। देखो 6% इंटरेस्ट पर उसको कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो, 1/3। तो 1/3 अमाउंट ऑफ X वो 6% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। 1/4 अमाउंट ऑफ
मतलब अपना जो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है 1/4 उसका 7% इंटरेस्ट पर कर रहा है, और बचा जो रिमेनिंग यानी कि 1 - 3 को भी माइनस कर दो, 1/4 को भी माइनस कर दो, ठीक है, वो किस पे इन्वेस्ट कर रहा है? 8% पे। ठीक है, तो ये देखो 6% पे कितना हो गया? 2x, 1.7x, इसका क्या हो गया? 3.33x। इन तीनों को प्लस करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? ये आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अब आप ये अपने एंड पर रफ नोटबुक में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, पॉज कीजिए वीडियो को, आप खुद इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इफ इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चीटर इज कोडेड एज ई, देखो CHEATER, इसको क्या कोड कर रखा है? EJGCVGT। ठीक है, तो प्रीचर को क्या होगा? प्रीचर का क्या कोड होगा? ठीक है, ऐसी चीजें करने के लिए फटाफट फटाफट आप एक बार, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, LMNOP, एक बार ये लिख लो ताकि अब आप कंफ्यूज नहीं हो। सी को क्या लिख रखा है? ई, यानी कि एक छोड़ के। एच को क्या लिख रखा है? ए, बस ये आपका सॉल्व हो गया। यानी पी को आप क्या लिखोगे? आर। ठीक है, अभी भी देखो आर से दो वाले हैं, तो अभी हमको और करना पड़ेगा। आर के बाद क्या आएगा? टी। ई के बाद क्या आएगा? जी। ए के बाद क्या आएगा? सी। सी के बाद क्या आएगा? ई। RTGCE, तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क? देखो 7, 10, 19, 46, 127। यहाँ पर देखो +3 कर रहे हैं, फिर यहाँ +9, 46 में से 19 गया तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, और 14, 15, 16, 7 में से 1 गया तो 2, 27, 27, और 46, 127 में 46 गया तो 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 8, 81। देखो हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो अब क्या होगा? 81 को भी मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 8 3 24, 243 को किससे प्लस करोगे? 127 को, इस तरीके से। 5 6 7 7 2 3, 370, 370। When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. Why are you avoiding me? तो ये किस तरीके की फैलेसी है कि जब मैंने तुमसे कॉल किया था तुम ना तो अपनी क्लास में थे ना तुम लेबोरेटरी में थे, तुमने मुझे क्यों अवॉइड किया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेड हेरिंग हो गया। तो रेड हेरिंग के बारे में जान लेते हैं। रेड हेरिंग मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर आपका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द मेन टॉपिक और इश्यू एट हैंड। ठीक है, इन दिस केस the speaker is trying to distract the listener from the original purpose of the call by making an accusation about why the listener was not available when the call was made. ठीक है, the fact that the listener was not in class or in fact laboratory is not relevant to the original purpose of the call and therefore it is a red herring. ठीक है, when I called you, तुम ना तो क्लास में थे ना लेबोरेटरी में थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका पर्पस नहीं था, उससे रेलिवेंट नहीं था। The speaker is introducing a red herring because the fact that the listener was not in class or laboratory is not necessarily relevant to why they are not available to take the call. तुम क्लास में नहीं थे, तुम लेबोरेटरी में नहीं थे, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि वो उसने कॉल क्यों नहीं उठाया। हो सकता है वो दूसरे काम में व्यस्त हो। ठीक है, it is possible that a listener has a legitimate reason for not answering the call at that time and their absence from class or laboratory may not have been related to that reason. ठीक है, तो ये होता है अपना रेड हेरिंग। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बैगिंग द क्वेश्चन, इसको हम अगेंस्ट द पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, is of one its premises and uses the conclusion as a support for the same. इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, वो भी मैं फैलेसीज का एक पार्ट लेकर आऊंगी, तब हम और अच्छे से समझेंगे। स्लिपरी स्लोप आपको बता देती हूँ। स्लिपरी स्लोप में मैं तो किचन में गई थी, किचन से मैंने वहां शॉपिंग पे चली गई, शॉपिंग से मैंने बहुत अच्छी ड्रेस देखी, ड्रेस से मैं मूवी देखने चली गई थी, मूवी में मेरे को पॉपकॉर्न बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। मतलब आप कभी ना कभी
हर किसी चीज पे जाए जा रहे हो, ठीक है, वहां का कोई एक दूसरे से कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है, कोई सी भी बात आपके कहीं पे भी चली जा रही है, तो वो होता है स्लिपरी स्लोप, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है? देखो, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो सम, देखो, एक होता है हमारा कन्वर्जन, एक होता है ऑब्वर्जन, ठीक है। तो जो कन्वर्जन होता है ना, उसमें क्या होता है, जो ऑब्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, और जो प्रेडिकेट और जो प्रेडिकेट है, इसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो अपनी जगह रहते हैं, बट उनके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो जाते हैं, मतलब नॉन लग जाता है उनके आगे, ठीक है, और क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो सम बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ठीक है, ये तो इक्विवेलेंट है। तो सम अब यहाँ पे देखो, ये बर्ड्स और एनिमल्स ये भी हो सकता है, तो 1 और 4 तो है ही, 1 और 4 तो 1, 2 और 4 आराम से हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब 2 क्यों है? सम एनिमल्स आर नॉट नॉन बर्ड्स, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेज इज गिवन एज फॉल्स, अगर A, E, I, O नो एनिमल्स आर फिशेज, यानी कि ये वाला नो है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है, तो इसमें से कौन कौन से ट्रू होगा? तो देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला हमेशा ट्रू हो जाएगा। कैसे? जो कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं ना, ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई और ई कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स, और अगर एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू, इस तरीके से। तो ये फॉल्स है तो ये वाला तो पक्का ट्रू हो गया नहीं, और ये यहाँ पर क्या है, सम वाला, तो सम एनिमल्स आर फिशेस वाला तो पक्का ही ट्रू है। अब आप देख लो, ये वाला क्या होता है रिश्ता, ट्रुथ डाउनवर्ड्स फॉल्स अपवर्ड्स, तो यहाँ तो फॉल्स डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो ये तो ट्रू होगा नहीं, ठीक है। और ये जो है आपस में क्या हो गए, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स, ठीक है। तो कैन बी फॉल्स यानी कि ये अनडिटरमाइंड है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो ये ओनली फॉर 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और डाल दूंगी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, या फिर आप और भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप चाहें तो वो रेफरेंस कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान की कोई सी मतलब कमी भी नहीं है, यूट्यूब पे भंडार भरा पड़ा है। आपको जहां से जो समझ में आता है ना, आप वहां पर जाए आराम से, एक एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको बता दिया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब आप चाहें तो मैं अब अपलोड करूंगी, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे टीचर्स ने बना के अवेलेबल कर रखे हैं, आप चाहे तो वो शॉर्ट वीडियोस में से भी समझ सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी ज्ञान लेने का कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विच आर द फॉलोइंग आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, देखो कॉन्ट्ररी वापस से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में से आ गया, A, E, I, O, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा पहले। जो कॉन्ट्ररी होते हैं ना, वो ऊपर वाले कॉन्ट्ररी होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले जो होते हैं वो सब कॉन्ट्ररी होते हैं। और इस तरीके से जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, सब अल्टर्न, सब अल्टर्न। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सब अल्टर्न होते हैं, ये कॉन्ट्ररी होते हैं, और इनके सबके रूल्स होते हैं, ठीक है, ये सब कॉन्ट्ररी होते हैं। यहाँ पे ये भी सब अल्टर्न होते हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और इधर भी ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो है ना, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, बाकी अगर इस तरीके का साइन है तो दोनों सब अल्टर्न है, इस तरीके का साइन है तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। अब आपको पूछा कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का जो रूल है वो क्या आता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर, पर दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑल फिशेस आर मैमल्स, ठीक है। अब इसके साथ कॉन्ट्ररी में कौन होगा, अगर ये ट्रू है, ठीक है, सपोज, तो इसके साथ कॉन्ट्ररी में होगा नो फिशेस आर मैमल्स, 1 और 3, ठीक है। या फिर 2 और 4, 2 और 4 भी आपका नहीं, वो क्या हो जाएगा फिर, सब कॉन्ट्ररी हो जाएगा, ओनली कॉन्ट्ररी ऊपर वाले होते हैं, तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। According to Nyaya, classical Indian school of logic, which of the following argument involves the fallacy of अनुपसंहारी, यानी कि नॉन एक्सक्लूसिव मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसका आंसर है
ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। इसके लिए मैं आंसर और कंफर्म आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे।